अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेरिट्स देखेंगे शेक्सपियर के, जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने काउंट किए टुवर्ड्स द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। लेकिन यहाँ इससे पहले कि मैं मेरिट्स के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको क्रिटिसिज्म के हवाले से एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है, क्योंकि कल हमने बात की डीमेरिट्स की या फॉल्ट्स की, और आज हम बात कर रहे हैं मेरिट्स की। तो ये इस तरह की फंक्शन नहीं है। क्रिटिसिज्म का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली एवेलुएशन होता है। कल के लेक्चर में भी मैंने ये बात वजाहत के साथ की थी कि वो बेसिकली फॉल्स इस सेंस में नहीं है जिस तरह कंक्रीट फॉर्म में हम समझते हैं कि क्रिटिसिज्म है। वो बेसिकली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ये चाह रहा था कि अगर शेक्सपियर इन इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को कुछ और मजीद बेहतर कर लेता, थोड़ा सा वो और यूनिटीज़ का ख्याल कर लेता, तो उसके प्ले जो है ना वो और बेहतर हो सकते थे। सिंपली फॉल्ट्स का मतलब कतन ये नहीं है कि उसने उससे शेक्सपियर के वर्क से नेगेटिव पॉइंट्स निकाले, क्योंकि जो क्रिटिक का काम होता है वो जजमेंट पास नहीं कर सकता। क्रिटिक जो है वो सिर्फ किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को एवेलुएट करता है। तो ये आप ज़हन में रखें। मेरिट से मुराद कतन ये तारीफ नहीं है, और फॉल्ट से मुराद कतन तनकीद नहीं है। मेरिट्स जो है, जो वो उनको प्लस पॉइंट्स समझता था, ये वो हैं, यानी जो चीज़ें शेक्सपियर को ग्रेट बना देती हैं, ये मेरिट्स में आ जाएगा। और जो सैमुअल जॉनसन ये समझता था कि अगर शेक्सपियर इन चीज़ों को देख लेता तो शायद वो उसको मज़ीद इंटेलेक्चुअली और उसके हवाले से बेहतर बना देते। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब हम फर्दर देखते हैं कि कौन कौन से मेरिट्स उसने जो है ना डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने काउंट करवाया है। पहला नंबर जो है कि जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। नेचर के बेसिकली तीन एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि नेचर जो है वो डिस्ट्रक्टिव होती है टुवर्ड्स मैन, होता है टुवर्ड्स मैन। दूसरा ये है कि नेचर जो है वो जो इसने वर्ड्सवर्थ ने कॉन्सेप्ट दिया कि नेचर जो है वो बहुत ही पैसिफिक होती है, पैसिफाइंग वन होती है मैन के लिए। जबकि तीसरा पॉइंट जो है वो नेचर का इनडिफरेंस का है, कि नेचर को किसी से कुछ नहीं है। वो शेर आपने सुना होगा ना कि दरिया की मौजों को है अपनी तुगयानियों से काम, किसी की कश्ती पार लगे या रहे दरमियां। ये नेचर का इनडिफरेंस ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन शेक्सपियर ने, ये शेक्सपियर की ग्रेटनेस और मेरिट है कि उसने नेचर को ना तो मैलिग्नेंट फोर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है और ना ही पैसिफाइंग फोर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, और ना ही इनडिफरेंट एस्पेक्ट के तौर पर पेश किया है, बल्कि उसने नेचर को, नेचर के सारे एस्पेक्ट हैं। नेचर मैलिग्नेंट भी होती है, नेचर जो है वो पैसिफाइंग भी होती है जो वर्ड्सवर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू था, और नेचर जो है वो इनडिफरेंट भी होती है। तो शेक्सपियर ने नेचर को इन जनरल सेंस में रिप्रेजेंट किया है, ऑल फॉर्म में। और ये यानी जिसने नेचर को नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा वो किसी एक सेंस से लिमिटेड हो गया, जो कि अल्फ्रेड टेनिसन का पॉइंट ऑफ व्यू था ही, और उसने नेचर को नेगेटिव पॉइंट में, या नेचर रेड एंड टूथ एंड क्लॉ देखा ना, कि नेचर के पंजे जो है वो खून से, ह्यूमंस के खून से रंगे हुए। वो टेनिसन का फलसफा हो गया नेचर के बारे में। और वर्ड्सवर्थ का आपको पता है कि वो कहते हैं कि नेचर जो है वो पैसिफाइंग होती है, ल्योर करती है ह्यूमंस को। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि जो इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। टॉमस हार्डी का भी कहीं कहीं जो है वो नेचर को इनडिफरेंट समझते हैं। तो ये सारी चीजें उनको कैटेगराइज कर देती हैं, और वंस व्हेन क्रिटिक और ऑथर इज कैटेगराइज, तो वो डीलिमिटेड सा हो जाता है, लिमिटेड सा हो जाता है। जबकि शेक्सपियर की ये ग्रेटनेस है कि उसने नेचर को इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल फॉर्म रिप्रेजेंट किया। इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल नेचर दैट ब्रिंग्स इमोरलिटी and enduring approbation to the literary works. A faithful portrayal of the prevailing manners of the combination of fanciful invention is insufficient to confer mortality upon a work of art. Such pieces can only evoke pleasure or wonder which has soon exhausted. It is only truth that can afford a consistent place for the mind to rest upon. Shakespeare is more than anyone else a poet of nature. शेक्सपियर ये वाला देखो, पोइट ऑफ नेचर है, लेकिन ही इज अबव ऑल द पोइट्स ऑफ नेचर। ये बात मेरी आप गौर से सुने, बल्कि इसको समझें कि वर्ड्सवर्थ भी पोइट ऑफ नेचर है, लेकिन उसने नेचर के सिर्फ एक
एस्पेक्ट को देखा। जबकि शेक्सपियर जो है ही इज द वेरी कम्प्रिहेंसिव पोइट ऑफ नेचर, उसने नेचर को अपने तमाम एस्पेक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। थ्रू हिज वर्क ही रिफ्लेक्ट्स द लाइफ। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स डू नॉट बिलोंग टू द सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। अब अगर वर्ड्सवर्थ के साथ हम कंपैरिजन करते जाएं तो वर्ड्सवर्थ के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो देहात के होंगे या जंगलों के होंगे। सिर्फ इन्हीं वर्ड्सवर्थ का सिर्फ वो करेक्टर नेचर को रिप्रेजेंट कर सकता होता है जो देहात में रहता हो या जंगल के बिल्कुल करीब रहता हो। जबकि शेक्सपियर के जो सारे करेक्टर्स हैं वो अब किंग लियर को देख लें। किंग लियर बादशाह होता है, किंग लियर अपने महल में रह रहा होता है, लेकिन जब उसके साथ रिवर्स ऑफ द सिचुएशन होती है तो वो जंगल में फिर रहा होता है जहाँ पे दूसरे करेक्टर्स भी वहीं पे बैठे होते हैं, वहाँ पे बारिश भी आ रही होती है। तो यानी एक बादशाह भी जो है वो नेचर को के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिप्रेजेंटिंग एवरी मैन। They are the genuine progeny of the common humanity, such as will always remain in this world and whom our eyes will always continue to meet। यानी कि शेक्सपियर के करेक्टर्स जो हैं वो नेचुरल हैं, वो आम आदमी से लेकर हायर ऑर्डर ऑफ मैन तक के सारे हैं, और सारे जो है ना वो नेचर को किस तरह देखते हैं। शेक्सपियर कम्प्रिहेंसिव होल रिप्रेजेंट करता है नेचर का। व्हाट मोटिवेट्स हिज कैरेक्टर टू स्पीक एंड एक्ट आर दोज जर्नल प्रिंसिपल्स एंड इमोशंस व्हिच सटायर ऑल द हर्ट्स। जबकि वर्ड्सवर्थ का अगर हम फलसफा देखें तो वो चंद खास लोगों को, यानी नेचर का लूसी ग्रे के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसका एक कैरेक्टर है लूसी ग्रे, उसका विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो वो लिमिटेड कैरेक्टर्स को, या वर्ड्सवर्थ का फलसफा ये है कि जो दोज हु आर लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर दे आर एंजॉयिंग द नेचर। जो फितरत की झोली में रहते हैं, जो नेचर के बहुत करीब होते हैं, सिर्फ वही उसको एंजॉय कर सकते हैं। जबकि शेक्सपियर का ये फलसफा था कि एवरी वन हु इज इन दिस वर्ल्ड इज एक्सपोज टू द लिमिट्स ऑफ नेचर, and actors those who are the general principle and emotions which tire all the hearts. Whereas in the works of other poets, a character is often an individual. In Shakespeare, it is commonly a species. ये तमाम इंसानों को वो रिप्रेजेंट करता है। This wide expanse of Shakespeare design is the main source of the wealth of instruction that his plays convey, and owing to this fact, they are filled with the practical axioms and the domestic wisdom. Critics used to say that even the verse of the Euripides is essentially a percept in itself, and it may be said of the Shakespeare's play that a whole pantheon of the civil and economic prudence may be collected from them। यानी शेक्सपियर का करेक्टर जो है वो इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा होता है और सिविल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा होता है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा होता है। Still, it is not in the grandeur of the particular passages, but in the total progress of the fable and the tenor of the dialogue that Shakespeare's spontaneity is unfolded. To reveal his genius through the signaled out passages is like the describing the endurance and the beauty of a house by showing a brick. In order to know how and why Shakespeare excels other writers in depicting the sentiments that are true to life, we have to compare him with the other renowned authors and their practices। तो यहाँ पे मैंने आपका टेनिसन के साथ थोड़ा थोड़ा आपको वो कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, और साथ जो है ना वर्ड्सवर्थ के साथ भी कर दिया। तो वो शायद जो दूसरे वो हैं वो घर की एक ईंट को लेते हैं, जबकि शेक्सपियर घर को एज ए होल लेता है और उसकी एसोसिएशंस भी हैं। A patient and laborious perusal of his plays does not disqualify the reader for the visible world, whereas this may be the case of almost every other dramatist. In the dramas of these writers, we meet characters who are never seeing the human world. Their characters converse in the language which was never heard before। अब ये वाली बातें देखें ना कि अमूमी तौर पर जो उसके कंटेम्प्रेरी ड्रामाटिस्ट हैं तो वो हाई फाई लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं होती। जबकि शेक्सपियर की ये करेक्टरिस्टिक है कि वो आम दूसरे वाले जो है ना वो नेवर सीइंग ह्यूमन वर्ड की बातें करते हैं, जबकि शेक्सपियर जो है वो सीइंग ह्यूमन वर्ड की बात करता है जो लोग हमें नजर भी आते हैं। एंड देयर करेक्टर्स कन्वर्स इन द लैंग्वेज, और उनके करेक्टर वो जुबान बोलते हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती। जबकि शेक्सपियर जो है वो अपने करेक्टर और हीरो को जो है वो कॉमन मैन तक ले आते हैं, which was never heard before। The topics upon which they speak are such as are not of any consequence in the real life। In Shakespeare, the dialogue is not accidental; it is occasioned by the incident which produced it। यहाँ पे डायलॉग से मुराद अगर हम बात करें डायलॉग और इंसिडेंट की आपस में जो को रिलेशनशिप है
वो वर्dsworth में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हेमलेट की अगर हम बात करें तो हेमलेट के ओपनिंग में ही जो है ना उसके फादर की डेथ होती है। तो जो हेमलेट की जो कहते हैं डायलॉग इटसेल्फ जो है वो बंदे को नेचुरलाइज कर देता है। डायलॉग जो है वो मोड ऑफ कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन ऐसे जैसे कि दो बंदे बातें कर रहे हैं। अगर हम शेक्सपियर के अक्सर प्लेज में देखें तो वो डायलॉग से शुरू होता है। इवन अगर हेमलेट की मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं तो बाहर से मतलब जब वो आ रहा होता है तो वो कहते हैं हु इज देयर, यहाँ पे कौन खड़ा है। दो सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे। इन शेक्सपियर द डायलॉग इज नॉट द एक्सीडेंटल, इट इज द ओकेजन बाय द एक्सीडेंट which products it. It is so realistic and lucid that one does not come to think of it as belonging to a fanciful fiction. यानी कि कोई बाहर का फिक्शन नहीं लगता, किसी दूसरी खलाई मखलूक का नहीं लगता। इट सीम्स रादर देन द डायलॉग हैज बीन ग्लीन्ड आउट ऑफ द कॉमन कन्वर्सेशन थ्रू अ वाइज सिलेक्शन। जबकि दूसरा उसका मेरिट ये है कि थीम ऑफ लव जो है नॉट ओवर एम्फेसाइड। यहाँ पे एक बात आप जेहन में रखी, पिछले उसमें हमने बात की थी कि लव जो है दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल एक्शंस। लेकिन उसने लव को इतना भी ओवर एम्फेसाइज नहीं किया कि जो दूसरे इमोशंस हैं या पैशंस हैं वो लव लव के स्ट्रेस में दब जाएं, बल्कि वो भी लव सेंट्रल फिगर है तो वो उसके अराउंड अराउंड उनकी भी प्रेजेंस जरूर है दूसरे थीम्स की। In the majority of the dramas of other dramatists, love is the universal agent that causes all goods and evil. ये हमने पिछले बात की थी। ये शेक्सपियर का भी फलसफा यही था कि लव जो है वो यूनिवर्सल एजेंट है। लेकिन उसने दूसरे जो ड्रामाटिस्ट या वो थे पोएट्स थे उन्होंने उसको इतना वो कर दिया कि सिर्फ लव ही है वो ऑल गुड एंड इविल की बजाय, जबकि शेक्सपियर ने उसको कंसीडर किया कि लव इज द यूनिवर्सल एजेंट एज ए काज ऑफ गुड एंड इविल, लेकिन सब कुछ नहीं, उसे इतना ओवर एम्फेसाइज नहीं किया। आर रिटार्ड्स एवरी एक्शन इन देयर फेबल्स वी मस्ट स्टॉक करेक्टर्स सच एज अ लवर, अ लेडी और अ राइवल। इसी मुकाबले में आप उसको देख लें, जॉन कीट्स जो मेटाफिजिकल है, जॉन मेटाफिजिकल जॉन डन है, तो उसकी सारी शायरी जो है उसकी जो लव पोएट्री है दैट इज ऑब्सेस्ड विद द लव ऑफ बिलव्ड, और जो दूसरी उसकी डिवाइन पोएट्री है दैट इज ऑब्सेस्ड विद द लव ऑफ गॉड। इसके दरमियान में यानी कि या महबूबा की मोहब्बत में उसकी नज़में हैं या फिर गॉड की मोहब्बत में, तो इसके अलावा दरमियान में कुछ नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जो शेक्सपियर को ग्रेट बना देती हैं अपॉन हिज कंटेम्पररीज में। These are involved in the contrary obligation and haunted with violent but inconsistent desires. They are made to speak out in the hyperbolic or exaggerated joy and outrageous sorrow. Actually, by doing so, the dramatists are violating probability and misrepresenting life. वो जो जब दो एक्सट्रीम्स की तरफ चले जाते हैं इसके जो कंटेम्प्रेरी ड्रामाटिस्ट हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मिस रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ को, विच इज़ ज़िंदगी जो है वो खुशी और गम, मज़ाह और दुख, इन सब का मुरक्कब होता है, मुंबा होता है। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। एक दिन में हम कभी एक दिन के ही टाइम में हम कभी मायूस भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। किसी खबर को सुनकर हम हमारे चेहरे जो है वो खिलखिला उठते हैं, और कोई खबर सुनकर हम डिप्रेस हो जाते हैं। और अगर ये सिर्फ दो एक्सट्रीम में हम नहीं रहते, ये नहीं, या तो मैं ये नहीं कह रहा कि या तो हम खुश रहते हैं या मायूस रहते हैं, इसके दरमियान भी हम कभी न्यूट्रल भी रहते हैं ना। तो शेक्सपियर ने इसी सारी चीज़ों को लिया कि मतलब इंसान खुश भी होता है, दुखी भी होता है, और कभी न्यूट्रल भी होता है, कभी ना वो खुश होता है ना गमगीन होता है। जबकि दूसरे जो है उसके ड्रामाटिस्ट सिर्फ दो एंड्स ऑफ लाइफ देखते थे कि या इंसान खुश होता है या गमगीन होता है। They depraved the language too. Love is not only the passion, it is just one among the many. के बहुत सारों में से एक है लेकिन सब कुछ नहीं है। Shakespeare never assigns any excessive role to this passion in his plays, for he catches his clues from the word of the day-to-day life and exhibits in his plays that he finds in the life. He knew that any passion would cause happiness or disaster depending on its being मॉडरेट आर लेफ्ट अनकंट्रोल, कि जिस चीज़ को भी ज़्यादा वो किया जाए तो वो मॉडरेट से लिमिट्स को क्रॉस करेगी तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। शेक्सपियर्स मेथड ऑफ करेक्टराइजेशन इंडिविजुअलाइज बट यूनिवर्सल, एट द सेम टाइम वो इंडिविजुअलाइज भी है लेकिन वो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है। इसे कहते हैं when your personal becomes your universal ना? Shakespeare's characters are universally delineated, but it is easy to distinguish from one and another. Most of the speeches are so apt
that they cannot be transplanted from the character to whom Shakespeare has given it. यानी जो वो करेक्टर बोलते हैं वो सिर्फ वही ही बोल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोल सकता. Shakespeare's characters are not exaggerated. He does not give us purely virtuous or utterly depraved characters. ये वाली बच्चे आप समझ लें कि शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने या तो हमें इंतहाई किस्म के वर्चुअस कैरेक्टर दिए या बिल्कुल ही क्रिमिनल्स टाइप के, जबकि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं वो यूं समझ लें कि मुरक्कब हैं, मिक्सचर ऑफ बोथ, वो वर्चू भी होते. बच्चे आप ज़हन में रखें, कहते हैं कि इंसान इंसान होता है, इंसान फरिश्ता नहीं हो सकता. तो इंसान से गलती भी होती है, तौबा भी कर लेता है, तो सिर्फ फरिश्ता गलती नहीं करता. तो इसके कंटेम्प्रेरी जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने या फरिश्ते की शक्ल में करेक्टर्स रिप्रेजेंट किए या शैतान की सूरत में. दो एक्सट्रीम थे, या फरिश्ता या शैतान. जबकि शेक्सपियर ने इस तरह का मिक्सचर क्रिएटर्स किए कि वो थोड़ी थोड़ी शैतानी भी कर लेते थे और तौबा वगैरह भी कर लेते थे, नेक काम भी कर लेते थे. आप देखें, अगर मैं आपको आप ही कहेंगे कैसे, अगर आप क्लाडियस की एग्जांपल लें हेमलेट में से, तो क्लाडियस ने अपने ही भाई को मरवा दिया होता है. हेमलेट जो है उसको मारने के चक्कर में होता है, तो आगे जाकर देखता है कि क्लाडियस नमाज पढ़ रहा होता है. तो ये देखो ना, शेक्सपियर का मिक्सचर है कि एक कातिल है और वो साथ नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी करता है और साथ इबादत भी करता है. तो शेक्सपियर की ये ग्रेटनेस है. ऐसे नहीं शेक्सपियर ग्रेट हम के जी ही इज क्रॉसिंग द सेंचुरी. शेक्सपियर को मरे हुए 600 साल हो गए, तकरीबन 600 साल से भी ज्यादा, 700 साल हो गए, तो अभी तक वो आ रहा है. तो we may even say he has no heroes as such in his play. On the contrary, it is common humanity जो उसके हीरो, हम अमूमी तौर पर हीरो की, हमारा फलसफा ये है, ये अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो हीरो हो वो कॉमन मैन से नेचुरल, सुपर नेचुरल से थोड़ा सा कम हो, लेकिन कॉमन मैन से हायर ऑर्डर का बंदा हो ना, तो ही वुड बी द हीरो. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के जो करेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचते. दे आर द वेरी कॉमन मैन, कॉमन ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. द करेक्टर्स एक्ट एंड स्पीक इन अ वे व्हिच अपीयर्स टू द रीडर्स टू बी व्हाट ही हिमसेल्फ वुड हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन, कि हम कैसे करते इस तरह की सिचुएशन में. इवन व्हेन द प्लॉट रिक्वायर्स अ सुपरनैचुरल एजेंसी, द टोन ऑफ द डायलॉग्स ऑफ वेरियस करेक्टर्स आर द सेम नेचुरल वन, लाइफ लाइक होते हैं. इवन जब करेक्टर प्लॉट डिमांड कर रहा होता है कि यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट वॉइस की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूं बताऊं कि घोस्ट को हमने, एक्चुअली मैं हेमलेट से सारी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हेमलेट आप अक्सर लोगों ने पढ़ रखा होता है. तो हेमलेट में जब घोस्ट आता है तो घोस्ट नेवर टॉक्स के कौन कातिल है. घोस्ट घोस्ट की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं वो दोनों दोस्त आपस में कर रहे होते हैं, तो ये उनको लाइफ लाइक कर देती है. Others writers draw the most natural passions and the most common incidents in a way which makes them unrecognizable. उन्होंने नेचुरल चीज़ों को ही ऐसा बिगाड़ के रिप्रेजेंट किया है कि वो सुपर नेचुरल लगती थी. शेक्सपियर अप्रोक्सीमेट का माना होता है, ये वाले हमने पहले भी पढ़ा था, कि जो दूर की चीज़ें होती हैं, अननेचुरल चीज़ें होती थी, उसको उसने फेमिलियराइज करवाया, और जो फेमिलियराइज थी उनको वंडरफुल बना दिया. ये आर्ट होता है. Approximates the remote and familiarizes the wonderful. Even when he describes an impossible incident, he makes it seem probable. We feel it would have been just the way in which the Shakespeare has described it if it took place. He presents human nature not merely as it reacts to the common situation of the real life, but also as it may act in the extraordinary situation. ये वाला पॉइंट आप समझें कि कहता है ये शेक्सपियर सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं देता जाता कि इसका रिएक्शन इस सिचुएशन का रिएक्शन ये था, इस सिचुएशन का रिएक्शन ये था, बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट माइट बी द अदर वन, इस सूरत में और कौन सा ऑप्शन हो सकता था. तीसरा पॉइंट जो उसका मेरिट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है. Our dramatists gain attention only by presenting fabulous, exaggerated characters which confuse our imagination. यानी हम ये प्योर या अदर लाइफ को माइट बी आर्ट टू बी का लाइफ जो हम कहते हैं ना कि लाइफ कैसे है, आर्ट जो है वो दो लाइफ रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ कैसे है और कैसे होनी चाहिए थी.
तो दूसरे जो ड्रामाटिस्ट हैं वो कैसी लाइफ होनी चाहिए थी को ऐसे फैबुलस अंदाज में एग्जेजरेटेड सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हमारी इमेजिनेशन को कंफ्यूज कर जाती हैं. But those feverish experiences can be cured by reading Shakespeare's plays where we meet human sentiments in the human language. His plays are informative and instructive नो मैटर हु द रीडर इज. वो कहते हैं कि शेक्सपियर के करेक्टर जो है जो प्लेज हैं दे आर कॉमन टू एवरीवन. वो एक आम प्ले क्या नाम है जो कॉमन मैन है स्ट्रीट मैन से लेकर किंग तक के सब के लिए बराबर है और सजेस्टिव भी हैं. His plays are informative and instructive no matter who the reader is. A confessor as well as a sagacious hermit can draw the lessons of practical wisdom from them. कि गुनाहगार से लेकर एक साधु तक उसमें से लेसन ले सकते हैं. Objection of some critics answered. कुछ critics उसका कहते हैं कि जी शेक्सपियर का emphasis on general human nature has invited Caesar and hostility from some critics. Danius and Reimer complained that Shakespeare's Romans are not sufficiently Romans. ये उसके ऊपर वोल्टायर भी इसी ने प्रोटेस्ट किया था कि शेक्सपियर के जो किंग्स हैं वो किंगली स्ट्रिक्टली सेंस में किंग नहीं है. यानी वो किंग इतना भी कॉमन नहीं हो सकता या किंग के ऊपर थोड़ा सा यानी फॉर एग्जांपल आप किंग लियर को देख लें. हाउ द स्टूपिड ही माइट बी कंसीडर्ड कि 65 साल तक जिसने रिटायरमेंट की एज तक किंगशिप की हो और पूरी इंग्लैंड का हो और वो सिर्फ सच और उसमें से डिफरेंशिएट ना कर सकता. इस तरह के वोल्टेयर ने ये करेक्टर उसके ऊपर प्रोटेस्ट लगाया कि सॉरी किंग लेयर है और वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि उसकी कौन सी बेटी जो है वो उसके साथ कितनी मोहब्बत करती है. उसके लिए वो शर्त यानी कि प्रॉपर्टी डिवीजन की शर्त ये रख देता है कि जो मुझे ये बताएगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है इस बिना पर वो उसे प्रॉपर्टी देगा. और चूंकि कार्डिलिया जो है वो उसे नहीं कह सकती कि भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लिहाजा वो उसे उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर देता है. तो कहते हैं कि ये बादशाह इट सीम्स वेरी फनी कि इतना बड़ा सीनियर किंग होने के बावजूद भी वो ये आम सी चीज़ वो नहीं कर सकता. कहीं हद तक वोल्टियर के और डेनियस के जो वो हैं, लेकिन शायद वो वोल्टियर को और रोमन्स के जो किंग्स हैं डेनिस जो है वो किंग को एज ए परफेक्ट मैन देखना चाहते हैं, जबकि शेक्सपियर की यही ग्रेटनेस है कि उसने किंग्स को भी एज ए ह्यूमन रिप्रेजेंट किया. गलती जो है वो बादशाह भी कर सकता है, हमार्शिया जो है वो बादशाह का भी हो सकता है. तो और यही तो मतलब जो लैक ऑफ जजमेंट है किंग लियर की उसी को हम हमार्शिया कहते हैं. और एवरी मैन एवरी ह्यूमन ऑन दिस वर्ल्ड इज हैविंग हिज ओन हमार्शिया. वो कोई भी हो सकता है. Claudius in Hamlet is depicted as a drunkard. In reality, Shakespeare assigns nature a prominent role and gives less room to the accidental features. Lai is careful of preserving adventitious distinction. His story or the plot may demand Roman and the kings, but what Shakespeare thinks about is the human element in them. Romans and the kings are essentially human beings. ये दोबारा वही पॉइंट आ गया ना कि शेक्सपियर ने रोमन्स के और करेक्टर किंग्स को भी एज ए ह्यूमन लिया, ह्यूमन बीइंग्स लिया, ना कि एज ए सुपर नेचुरल किंग्स लिया. व्हाट बिफॉल ऑल ह्यूमन बीइंग्स मे बिफॉल देम टू, कि जो दूसरे आम इंसानों के साथ हो सकता है वो बादशाह और रोमन किंग्स के साथ भी हो सकता है. एन अब्सर्वर एंड मर्डरर लाइक क्लाउडियस कैन सर्टेनली बी अ लवर ऑफ द वाइन. Buffon may well be picked from some Roman senators. I lie objections of the critics on this issue merely proves another one ना. जबकि पांचवा जो उसका मेरिट है वो है मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स डिफेंडेड. यहाँ पे वो खुद डिफेंड करता है कि शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हैं, पिछले में हमने फॉल्ट के तौर पर भी यही देखा था कि वो प्योरली ट्रेजिक एंड कॉमिक नहीं है, यानी उसने मिक्सचर कर दिया है. तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहता है कि ये शायद उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि उसने ट्रेजेडी को और कॉमेडी को मिक्स देखा है. लाइफ भी इसी तरह की है. लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. ऑल अदर एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट शेक्सपियर इज दैट he was careless enough to mix the tragedy and comedy in the same play. Johnson takes this point for a detailed consideration. Johnson agrees that in the strictest sense Shakespeare's plays are neither comedies nor tragedies. कि किसी भी सेंस में ऐसे ही है कि कॉमेडीज जो है वो कहीं कहीं शेक्सपियर की कॉमेडीज को बंदा देखते हुए या पढ़ते हुए
रो पड़ता है। और उसकी ट्रेजेडीज को पढ़ते हुए किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी करेक्टर की फूलीज के ऊपर, आप फॉर एग्जांपल ग्रेव डिगर का अगर इंसिडेंट देखें इसमें हेमलेट में, तो बंदा रो पड़ता है। जिस तरह वो खोपड़ियाँ, इंसान की खोपड़ियाँ बाहर फेंक रहे होते हैं ग्रेव डिगर्स ना, और जो वो कमेंट्रीज कर रहे होते हैं, तो हालांकि डेथ सीन है, डेथ सीन में इंसान जो है वो रोते रोते हंस पड़ता है। तो शेक्सपियर ने इस तरह के डिवाइड नहीं करके लिखे कि ये मेरी कॉमेडीज हैं और ये ट्रेजेडीज हैं। दे आर द कंपोजिशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट काइंड which show the real state of nature. Life is an ebb and flow of sorrow and happiness, and ill in the previous presumption, promiscuous and the combinations. Hence, a portrait of the life should consist of the both. और जो ट्रू लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके लिए दोनों चीजें सामने होती हैं, और वो वेब ऑफ आर्ट में, एब ऑफ आर्ट में दोनों को वो करते हैं। The loss of one is the gain of another. In this world, the treacherousness of the one is sometimes beaten by the foreleg of another, and at times people may contrive to help or harm others without in the last intending to do so. यहाँ पे मैं आपको एक वैसे बता यानी कि लतीफ़े के तौर पर समझाता जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि फलां बंदे ने कानून तोड़ा। कितनी ह्यूमरस सिचुएशन होगी कि जब पुलिस वाला जो है वो मुजरिम को मार रहा होता है, हालांकि मुजरिम ने जुर्म किसी और के खिलाफ किया होता है और उसको मार पुलिस वाला रहा होता है। तो हाउ इट्स फनी कि किसी बंदे ने किसी और बंदे का हक छीना है और पुलिस वाला उसको मार है। पुलिस वाले का काम ही नहीं है, ही इज सपोज टू डिफेंड द लॉ, और लॉ किसी और ने तोड़ा है तो कानून, जब पुलिस वाला उसको समझो मार रहा होता तो इट वुड बी वेरी फनी सिचुएशन एक ऑडियंस के लिए ना। Ancient poets used select crimes and the foolishness, virtues and lighter incidents, skills of the distress and the joys of the prosperity, and modified them in the several other their place. It must have been that thus the tragedy comedy arise, but it comes to one particular attention that no single work or the Roman author has attempted depicting these aspects either in separate plays आर इन द सेम कंपोजिशन। यानी जो बाकी प्लेयर्स है उन्होंने या सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी या कॉमेडीज लिखी और उनको सेपरेट सेपरेट करके लिखा, जबकि दे फेल्ड इन कंबाइनिंग द बोथ इन ट्रेजेडी इनटू द कॉमेडी एंड कॉमेडी इनटू द ट्रेजेडी। वो इस चीज में नाकाम हो गए थे। जबकि ये शेक्सपियर की ग्रेटनेस है और उसकी जीनियस है कि उसने दोनों को, कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स करके लिखा है। Shakespeare's genius is proved in his power to give rise to joy and sorrow through the same play. एक ही play में वो दोनों को mix कर देते हैं। Almost all his plays have a serious as well as the absurd characters, and thus sometimes cause seriousness and sorrow, and sometimes levity and laughter. उसके बाद नेचर का जो उसने कोर्ट ऑफ अपील है, हायर कोर्ट ऑफ अपील है। नेचर एज ए हायर कोर्ट ऑफ अपील देन रूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। From the point of view of the rules of dramatic writing, Shakespeare's mingling of the tragic and the comic may be considered unfavorable, but the rules are less important than the claims of realism. यानी क्रिटिसिज्म, कल भी मैंने बात की थी कि नथिंग इज यूनिवर्सल इन दिस यूनिवर्स। तो रूल्स जो हैं दे आर टू बी ब्रोकन, दे आर टू बी मॉडिफाइड, दे आर टू बी, यानी अगर अरिस्टोटल के जो रूल्स थे दे आर नॉट स्टिल बीइंग प्रैक्टिस इन मॉडर्न फिक्शन, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त की ड्रामेटिक राइटिंग के कोई रूल्स थे भी सही, और ये मिंगलिंग ऑफ द ट्रेजिक एंड कॉमिक को आपस में फेवर वो नहीं करते, अलाउ नहीं करते, तो लेकिन रियलिज्म तो का क्लेम यही है ना कि ट्रेजेडी और कॉमेडी वो दोनों एक ही एस्पेक्ट में, एक ही ह्यूमन में हो सकते हैं। तो शेक्सपियर ने नेचर को रिप्रेजेंट करना था, शेक्सपियर ने लाइफ को रिप्रेजेंट करना था, शेक्सपियर ने ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करना था, ना कि जो क्रिटिसिज्म के रूल्स थे उनको फॉलो करना था। Shakespeare was not bound to the rules of criticism even at that time. Even he is not bound to the rules of criticism at the present moment as well. There is always room for appealing for the criticism to nature. The aim of poetry is to please and instruct, and we may justify the drama which mingles the comic and the tragic because it achieves this aim better than the pure drama. For, for it is closer to the reality, nor are the critics justified in alleging that such mingling results in the suspension of passion and interruption in their progress to that principal event loses the power of moving the hearts of the spectator. Critics जो हैं they are not the final authority. The mingling of the tragic and the comic scenes succeeded in enhancing the intensity of the passion. In any case, mingled drama can give greater
can give greater player because player consist in variety. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स जो है वो आर्टिफिशियल है। अगर हम उनको कहें कि ये ट्रेजिक हैं और ये कॉमेडी है, तो वो कहते हैं कि इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन वो नहीं करती। Besides any rigorous differentiation between tragedy and comedy hardly existed in the time of Shakespeare. उस वक्त ट्रेजेडी और कॉमेडी का अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। When any play which had a denouncement providing happiness for its chief characters are regarded as a comedy, and any play which has a catastrophic depicting death or disaster of the chief character was labeled as a tragedy. तो इस तरह की उस वक्त कोई नहीं थी। और हिस्ट्री प्ले की ये डेफिनेशन है कि हिस्ट्री प्ले was believed to be one which was depicted as a series of actions in the chronological order. It was not always clearly distinguished from the tragedy. यानी शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेजेडी की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। इन एनी ऑफ दीज मोड शेक्सपियर कैन बी सीन टू हैव interchange scenes of the seriousness and happiness. This soothes the mind on one hand and exalts it on the other. Shakespeare always succeeds in achieving his purpose, whether it is to gladden or to depress, to carry on with the story without vehemence or the emotions. ही मेक्स अस लाफ एंड मोर, ये शेक्सपियर की ग्रेटनेस है। आप ये यही पॉइंट ध्यान में रखें, वो बंदे को हंसाता भी है, मातम भी करवाता है। टू कीप साइलेंट इन क्वाइट एक्सपेक्टेशन ट्रैंक्विल बट नॉट इनडिफरेंट। वो कहते हैं ये बड़ी कमाल की है, कहते हैं खामोश हो जाओ, मौके की तलाश देखो, लेकिन इनडिफरेंट ना रहो। यानी शेक्सपियर का जो ऑडियंस है और प्लस करेक्टर्स हैं, एनीवन हु गेट द स्पेस इन शेक्सपियर वर्क्स, वो इस दुनिया से इनडिफरेंट नहीं होता, बेनियाज नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इंटेंजर्ड होता है। ऑल ह्यूमंस आर इंटेंजर्ड। उसके जो करेक्टर्स हैं, वैसे भी अगर आप अगर सोशल सिनेरियो को देखें तो एवरी वन इज वेरी मच इंटेंजर्ड, किसी ना किसी हद तक जो है वो सोशल एक्शन में इंटेंजर्ड होता है। तो शेक्सपियर ने उन्हीं की रिप्रेजेंटेशंस की है। Once we come to grasp the Shakespeare's plan in the particular play, much of the criticism of the Raymer and the Voltaire loses its validity. Hamlet opens without any impropriety with a dialogue between the two sentinels. In the Othello's, Iago shouting at the Brabantio's window in the first act does not harm the scheme of the play. Although his phraseology may be too vulgar for a modern spectator, there is no gross impropriety either in the character of Polonius or in the grave diggers grave diggers की जो conversation चल रही थी। शेक्सपियर नेचुरल अफिनिटी फॉर द कॉमेडी, ये वैसे है कि शेक्सपियर की जो ज़्यादा अफिनिटी है वो कॉमेडी की तरफ है। शेक्सपियर रोट हिज प्लेज इन कीपिंग with his natural disposition. He was unaware of the rules of dramatic writing. Reimer's argument that Shakespeare's natural disposition lay in the direction of comedy is correct. In writing tragedy, Shakespeare seems to have toiled hard. ऐसे लगता है कि उसने मेहनत ज़्यादा की है, इस वजह से कुछ पॉइंट उससे ग्रिप लूज भी हो गए, यूनिटीज अगर वो हो गई। तो बहरहाल अगर कुछ जो हमने फॉल्स देखे हैं, फॉल्स से मुराद जो उसकी जिन चीज़ों को वो मजीद बेहतर कर सकता था, दे दे आर लूप होल्स, दे आर लैकिंग्स, नॉट अननेचुरल। ये बात ध्यान में रखिएगा। In writing tragedy, Shakespeare seems to have toiled hard. His comic scenes, on the other hand, are spontaneous and successful. Comedy was congenial to his nature. In his tragic scenes, there is always something wanting, but his comic scenes often surpass our expectation. His comedy plays through the thoughts and the language, whereas his tragedy pleases mainly through the incidents and actions. His tragedy is a testimony of his skill. His comedy is the product of his instinct. ऐसे लगता है कि कॉमेडी उसकी जबिल्लत से जाती है। कल के लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि शेक्सपियर कहता है कि दोस्ती जाए पर जुगत ना जाए, यानी दोस्ती को भी कुर्बान कर देता है जुगत के ऊपर ना। His comedy is the product of his instinct through the time, has brought in many changes of custom and manners. The force of his comic scenes has not been abated. The intrigues and the vexation of the characters in the comic scenes still continue to please us because of their originality or the geniusness. The appeal of his comedies has stood the test of time. Shakespeare seems to have obtained his comic dialogue from the common intercourses of life and not from the language of the polite society, जो elite class होती थी उसके वहाँ से नहीं है, and from that of the learned people who tend to depart from the established forms of speech.
Shakespeare's familiar dialogue is smooth and clear, yet not wholly free of the rudeness of the difficulty. तो अब ये हमने प्रीफेस के तीन चार चीज़ें तीन लेक्चर्स में देख लिया कि प्रीफेस की जो जर्नल उसकी शेक्सपियर की कंट्रीब्यूशन थी वो हमने देखी थी। फिर पर्टिकुलरली हमने उसके फॉल्ट्स देखे लेक्चर टू में। आज हमने उसके मेरिट्स देखे। बहरहाल शेक्सपियर के जो मेरिट्स हैं वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर के, मैं आपको कंक्लूड, आप डेफिनेटली मुझसे कंक्लूजन चाह रहे होंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। Shakespeare was unique in tragedy writing, Shakespeare was unique in comedy writing, or Shakespeare was unique in mingling the tragedy into comedy and comedy into the tragedy। ये बात समझ आ गई है। उसके बाद शेक्सपियर के फॉल्ट्स भी जो हैं वो भी उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो उसे नेचुरलाइज कर देते हैं। एक और सवाल का जवाब कि शायद आप मुझसे लेटर ऑन पूछें कि शेक्सपियर जो है वो, क्योंकि इस आखिरी पॉइंट में मैंने बात की कि शेक्सपियर जो है वो कॉमेडी की तरफ ज़्यादा नेचुरल है और ट्रेजेडी में उसने लेबर की है, वर्क हार्ड किया है। तो भी हम क्या कह सकते हैं कि शेक्सपियर जो है वो ट्रेजेडी में नाकाम हो गया राइटिंग में? नहीं, कतई नहीं। शेक्सपियर कॉमेडी राइटिंग में भी कामयाब हुआ, शेक्सपियर ट्रेजेडी राइटिंग में भी कामयाब हो गया। जो फॉल्ट्स हैं दे आर लायबल टू बी इग्नोर्ड एज वेल। जो जो चीज़ें आपको समझ ना आए फिर आप मुझसे नेक्स्ट उस लेक्चर में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।